नमस्कार, कैसे हैं आप सब। और आप सबका स्वागत है किरण शिक्षार्थी मंच पर। हम 61 प्रश्न देख चुके हैं और अब देखते हैं आगे। हम देख रहे हैं यूजीसी नेट परीक्षा 5 दिसंबर 2019 का प्रश्न पत्र हम देख रहे हैं और इसके 61 प्रश्न हम कर चुके हैं और अब बढ़ते हैं आगे। भारत भारती के संबंध में कौन से कथन सही हैं? भारत भारती की रचना मुसद्दे मद्दो जजरे इस्लाम की प्रेरणा से हुई। राष्ट्रीय सांस्कृतिक चेतना जगाने में यह कृति विफल रही। गुप्त जी भारत दर्पण के लेखक ब्रजमोहन दत्तात्रेय कैफी से भी प्रभावित थे। इसमें अद्यांत भारत की दयनीय स्थिति का वर्णन किया गया है। तो हमें बताना है भारत भारती के संबंध में इसमें से कौन सा कथन सही है। तो इसमें जो कथन सही है वो है ए और सी। ए और सी कथन सही है। भारत भारती की रचना मसूदे मद्दो जजरे इस्लाम की प्रेरणा से हुई। गुप्त जी भारत दर्पण के लेखक ब्रजमोहन दत्तात्रेय कैफी से भी प्रभावित थे। अब तो इस तरह से जो हमारा विकल्प है वो ए ठीक है। अब इसकी व्याख्या को हम देख लेते हैं। भारत भारती 1912 भारत भारती मैथिली शरण गुप्त 1886 से 1964 द्वारा रचित राष्ट्रीय चेतना से ओतप्रोत काव्य है। गुप्त जी को भारत भारती की प्रेरणा मुदस्से मद्दो जजरे तथा ब्रजमोहन दत्तात्रेय कैफी कब भारत दर्पण से मिली। ये रचना जब्त कर ली गई थी। कृष्ण जन्माष्टमी के दिन इसकी रचना की गई थी। भारत भारती लिखने पर गांधी जी ने गुप्त जी को राष्ट्र कवि की उपाधि दी थी। अब देख लेते हैं प्रश्न 63 को। 63 है, निम्नलिखित विचारधाराओं को उनसे संबद्ध लेखकों से सुमेलित कीजिए। तो यहाँ पर विचारधारा है, यहाँ पर लेखक है। तो जो मार्क्सवाद है वो किससे मेल कराएंगे हम, उसका मार्क्सवाद है एंगेल्स। अस्तित्ववाद है काफ्का। मनोविश्लेषणवाद है यूंग। उत्तर आधुनिकतावाद है रोला बार्थ। तो इस तरह से हमारा जो कोट ठीक होता है वो है ए। यहाँ पर विचारधारा है, यहाँ पर लेखक है। मार्क्सवाद एंगेल्स, अस्तित्ववाद काफ्का, मनोविश्लेषणवाद यूंग, उत्तर आधुनिकता रोला बार्थ। प्रश्न 64 देख लेते हैं। अरस्तु के विवेचन पद की व्याख्या विद्वानों के किन अर्थों में की है। विद्वानों ने किन अर्थों में की है। तो यहाँ पर ऑप्शन है धर्मपरक, राजनीतिक परक, कलापरक, अर्थपरक। तो इसमें जो सही है ए और सी, धर्मपरक और कलापरक। अरस्तु ने विवेचन पद की व्याख्या धर्मपरक और कलापरक अर्थों में की है। 65 को देख लेते हैं। भाषा ठीक करने से पहले मैं मनुष्यों को ठीक करना चाहता हूँ। प्रस्तुत संवाद चंद्रगुप्त नाटक के किस पात्र का है। वररुचि का, चाणक्य का, चंद्रगुप्त का, राक्षस का। तो यह जो कथन है यह चाणक्य का है। चंद्रगुप्त नाटक 1991। चंद्रगुप्त नाटक जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित ऐतिहासिक नाटक है जिसमें 4 अंक व 44 दृश्य हैं। चंद्रगुप्त नाटक में 327 ईसा पूर्व में सिकंदर के आक्रमण से लेकर 305 ईसा पूर्व सेल्यूकस की पराजय व संधि तक 23 वर्षों के इतिहास को प्रस्तुत किया गया है। यहाँ पर संवाद है और किसके प्रति संवाद है यह दिया गया है। संसार भर की नीति और शिक्षा का अर्थ मैंने यही समझा है कि आत्मसम्मान के लिए मर मिटना ही दिव्य जीवन है। चंद्रगुप्त का चाणक्य से। महत्वाकांक्षा का मोती निष्ठुरता की सीपी में रहता है। चलो अपना काम करो, विवाह करना तुम्हारा काम नहीं। चाणक्य का चंद्रगुप्त से। राजकुमारी राजनीति महलों नहीं चलती,
इसे हम लोगों के लिए छोड़ देना चाहिए। राक्षस का कल्याणी से। भिक्षोपयोगी ब्राह्मण क्या का संग करते करते तुम्हें अपनी गरिमा का संपूर्ण विस्मरण हो गया। चाणक्य का वर रुचि से। अब देख लेते हैं 66 को। आवारा मसीहा किस साहित्यकार की औपन्यासिक जीवनी है। शरत चंद्र, रविंद्रनाथ टैगोर, बंकिम चंद्र, विमल मित्र। तो यह जो है यह शरत चंद्र की है। आवारा मसीहा 1974। आवारा मसीहा शरत चंद्र चट्टोपाध्याय की जीवनी है, जिसे विष्णु प्रभाकर 1912 से 1909, यह इनका जन्म निधन वर्ष है, ने लिखा है। शरत चंद्र की जीवनी को विष्णु प्रभाकर ने 3 पर्वों में बांटा है। दिशाहरा, दिशा की खोज और देशांत। 67 है, स्थापना वाला प्रश्न है। तो यहाँ पर स्थापना दी गई है। दलित चिंतन और साहित्य में अभिव्यक्त मनुष्य गांधी का हरिजन ही है। तर्क है क्योंकि दलित साहित्य में मुख्यतः बाबा साहब अम्बेडकर के सामाजिक राजनीतिक चिंतन को अपनाया गया है। तो हमें बताना है कि इसमें कौन सा सही है और कौन सा गलत है। तो इसमें जो है ए गलत है और आर सही है। ए गलत है और आर सही है। दलित चिंतन और साहित्य का वैचारिक आधार है डॉक्टर अंबेडकर का जीवन संघर्ष, ज्योतिबा फूले और महात्मा गांधी का दर्शन। इसमें अभिव्यक्त मनुष्य सिर्फ गांधी का हरिजन नहीं, दलित साहित्य में मुख्यतः बाबा साहब अंबेडकर के सामाजिक राजनीतिक चिंतन को अपनाया गया है। अतः एक गलत और आर सही है। अब देख लेते हैं 68 को। निम्नलिखित काव्य पंक्तियों को उनके रचनाकारों के साथ सुमिलित कीजिए। तो यहाँ पर काव्य पंक्तियां हैं और यहाँ पर रचनाकार हैं। तो हमें बताना है कौन सी पंक्ति किसकी है। पंडित सल सत बखानहि तेहि बुध बसंतना जानहि। तो जो यह पंक्ति है बहुत जानी मानी पंक्ति है और ये है सरहपा की। और अगली है 12 बरस लो कुकर जिए अरु तेरेलो जिए सियार, बरस 18 छतरी जीवे आगे जीवन को धिकार। तो यह जो पंक्ति है यह है जगनिक की। यह भी बहुत प्रसिद्ध पंक्तियां हैं। बढ़े कौशल तुम राधे निकल कन्हाई लोचन आधे। तो यह जो पंक्ति है यह विद्यापति की है। जाति ओछा पाती ओछा ओछा जन्मु हमारा। तो यह जो है यह रैदास की पंक्ति है। तो इस तरह जो हमारा कूट ठीक होता है वो होता है ए। पंडित सल सत बखानहि देहि बुध बसंत न जानहि सरहपा, 12 बरस लो कुकर जिए अरु तेरे लो जिए सियार जगनिक, बड़ कौशल तुम राधे किनल कन्हाई लोचन आधे विद्यापति, जाति ओछा पाती ओछा ओछा जन्मु हमारा रैदास। 69 है। निम्नलिखित ग्रंथों का सही कालक्रम है। एस्थेटिक लिटरेरिया, बायोग्राफिया, द सेक्रेड गुड, पोएटिक्स। तो इसमें जो सही क्रम है वो है बी। पहले है पोएटिक्स, लिटरेरिया, बायोग्राफिया, एस्थेटिक, द सेक्रेड वुड। अब इसकी व्याख्या देख लेते हैं। यहाँ पर ग्रंथ है, प्रकाशन वर्ष है, ग्रंथकार है, जन्म निधन वर्ष है। तो जो पोएटिक्स है वो 1350 ईसा पूर्व अरस्तु, और इनका जो जन्म निधन है वो है 384 से 322 ईसा पूर्व। लिटरेरिया बायोग्राफिया 1817 ईस्वी, कोलरिज 1772 से 1834 ईस्वी, एस्थेटिक 1902 ईस्वी, बेनेडेत्तो क्रोचे 1866 से 1952 ईस्वी, द सीक्रेट वुड 1920 ईस्वी से 1920 ईस्वी, इलियट 1888 से 1965 ईस्वी। अब देख लेते हैं प्रश्न 70 को। प्रश्न 70 जो है वो स्थापना वाला है, तो इसको हम देख लेते हैं। स्थापना है जैसे विश्व में विश्वात्मा की अभिव्यक्ति होती है वैसे ही नाटक में रस की। तर्क है क्योंकि संघर्ष की नाट्य स्थितियों में ही रसास्वादन की प्रक्रिया विकसित होती रहती है। तो इसमें कौन सा सही है कौन सा गलत है हमें वो देखना है। तो इसमें ए सही है और आर सही, इसमें दोनों ही सही हैं।
जैसे विश्व में विश्वात्मा की अभिव्यक्ति होती है, वैसे ही नाटक में रस की, क्योंकि संघर्ष की नाट्य स्थितियों में ही रसास्वादन की प्रक्रिया विकसित होती रहती है। ए और आर दोनों सही है। अब देख लेते हैं 71 को। 71 है, हिंदी में नोवेल के अर्थ में उपन्यास पद का प्रथम प्रयोग किसने किया था? महावीर प्रसाद द्विवेदी ने, भारतेंदु हरिश्चंद्र ने, प्रताप नारायण श्रीवास्तव ने, बालकृष्ण भट्ट ने। तो जो इसका सही आंसर है वो है बी, भारतेंदु हरिश्चंद्र ने। हिंदी में नोवेल के अर्थ में उपन्यास शब्द का प्रथम प्रयोग भारतेंदु हरिश्चंद्र ने 1875 ईस्वी में हरिश्चंद्र चंद्रिका में प्रकाशित अपने अपूर्ण रचना मालती के लिए किया था। अब देख लेते हैं 72 को। किस विद्वान ने कहा था कि बुद्ध देव के बाद भारत में सबसे बड़े लोकनायक तुलसीदास थे? कामिल बुल्के ने, जॉर्ज ग्रियर्सन ने, विलियम जोन्स ने, विलियम कैरी ने। तो यह जो कथन है यह है जॉर्ज ग्रियर्सन का। जॉर्ज ग्रियर्सन 1851 से 1941 ने कहा था कि बुद्ध देव के बाद भारत में सबसे बड़े लोकनायक तुलसीदास हैं। यहाँ पर कुछ विद्वान दिए गए हैं और तुलसीदास के संबंध में उनके जो कथन हैं वो दिए गए हैं, वो हम देख लेते हैं। ग्रियर्सन, बुद्ध देव के बाद सबसे बड़ा लोकनायक। स्मिथ ने कहा था मुगल काल का सबसे महान व्यक्ति। नाभादास, कली काल का वाल्मीकि। रामविलास शर्मा, तुलसीदास जातीय कवि। अमृतलाल नागर, तुलसीदास मानस का हंस। रामचंद्र शुक्ल, यह एक कवि हिंदी की प्रौढ़ साहित्यिक भाषा सिद्ध करने के लिए काफी है। और हजारी प्रसाद द्विवेदी कहते हैं भारतवर्ष का लोकनायक वही हो सकता है जो समन्वय करने का अपार धैर्य लेकर आया हो। अब देख लेते हैं 73 को। आनंद वर्धन ने किस काव्य को ध्वनि कहा है जिसमें शब्द और अर्थ दोनों अपना महत्व बनाए रखकर अर्थ प्रतिपादन करे, जिसमें शब्द की सत्ता गौण और अर्थ की सत्ता प्रमुख हो, जहां शब्द और अर्थ दोनों अपने अर्थ की उत्सर्जन पर व्यंग्यार्थ को अभिव्यक्त करे, जहां अर्थ की सत्ता गौण और शब्द की सत्ता प्रधान हो। तो इसमें जो है सी सही है, जहां शब्द और अर्थ दोनों अपने अर्थ की उत्सर्जन कर व्यंग्यार्थ को अभिव्यक्त करे। अब हम इसकी व्याख्या देख लेते हैं। ध्वनि संप्रदाय। आनंद वर्धन इस संप्रदाय के संस्थापक हैं। आनंद वर्धन 9वीं शती का उत्तरार्ध के हैं। के अनुसार जहां वाच्यार्थ वाक्य अथवा वाचक प्रधानीभूत व्यंग्यार्थ को व्यक्त करते हैं उसे ध्वनि कहते हैं। यह व्यंग्यार्थ मुख्यार्थ से श्रेष्ठ होना चाहिए। काव्य में व्यंजना का महत्व सर्वप्रथम आनंद वर्धन ने ही स्थापित किया। रामविलास शर्मा कृत महावीर प्रसाद द्विवेदी और हिंदी नवजागरण प्रकाशन काल है 1965, 1977, 1982, 1972। तो इसमें जो सही है वो है बी 1977। रामविलास शर्मा आधुनिक हिंदी साहित्य के प्रगतिवादी आलोचक, निबंधकार, विचारक व कवि थे। रामविलास शर्मा के आलोचना ग्रंथ प्रेमचंद, भारतेंदु युग, निराला, प्रगति और परंपरा, साहित्य और संस्कृति, प्रेमचंद और उनका युग, प्रगतिशील साहित्य की समस्याएं, आचार्य रामचंद्र शुक्ल और हिंदी आलोचना, भाषा और साहित्य, स्थायी मूल्य और मूल्यांकन। निराला की साहित्यिक साधना 3 भाग हैं इसके। भारतेंदु युग और हिंदी साहित्य की विकास परंपरा। निराला की साहित्य साधना, भारतेंदु युग और हिंदी साहित्य की विकास परंपरा, महावीर प्रसाद द्विवेदी और हिंदी नवजागरण, नई कविता और अस्तित्ववाद, हिंदी जाति का साहित्य, भारतीय सौंदर्य बोध और तुलसीदास। अब देख लेते हैं 75 को। सिद्धों से संबंधित रामचंद्र शुक्ल के कौन से कथन सही हैं? वज्रयान में आकर महासुखवाद का प्रवर्तन हुआ। नाथ पंथ सिद्धों की परंपरा से नहीं निकलता है। सिद्धों का साहित्य शुद्ध साहित्य के अंतर्गत नहीं आता है। सिद्धों की बानियां सांकेतिक नहीं है। तो इसमें कौन कौन से कथन सही हैं हमें वो बताने हैं। तो इसमें ए और सी सही है।
वज्रयान में आकर महासुखवाद का प्रवर्तन हुआ। सिद्धों का साहित्य शुद्ध साहित्य के अंतर्गत नहीं आता है। सिद्धों से संबंधित आचार्य रामचंद्र शुक्ल के कौन से कथन वज्रयान में आकर महासुखवाद का प्रवर्तन हुआ, सिद्धों का साहित्य शुद्ध साहित्य के अंतर्गत नहीं आता है। अब देख लेते हैं 76 को। प्रकाशन वर्ष की दृष्टि से निम्नलिखित काव्य कृतियों का सही अनुक्रम है। स्वप्न, साकेत, पल्लव, आंसू। तो इसमें जो सही कथन है वो है सी। सबसे पहले आंसू है, पल्लव है, स्वप्न है और साकेत है। काव्य कृतियां हैं प्रकाशन वर्ष और रचयिता। आंसू 1925 जयशंकर प्रसाद, पल्लव 1928 सुमित्रानंदन पंत, स्वप्न 1929 राम नरेश त्रिपाठी, साकेत 1931 मैथिली शरण गुप्त। अब देख लेते हैं 77 को। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार उच्चतम न्यायालय तथा उच्च न्यायालय में सब कार्यवाहियां अंग्रेजी भाषा में होंगी? तो इसका जो सही आंसर है वो है अनुच्छेद 348 में यह बात कही गई है। यहाँ पर मोस्ट इम्पोर्टेंट जो अनुच्छेद हैं वो दिए गए हैं। अनुच्छेद 343 संघ की राजभाषा हिंदी व लिपि देवनागरी होगी। अनुच्छेद 344 राजभाषा के संबंध में आयोग। अनुच्छेद 346 एक राज्य और दूसरे राज्य के बीच या किसी राज्य और संघ के बीच पत्रादि की राजभाषा। अनुच्छेद 348 SC और HC में संसद व राज्य विधान मंडलों में विधेयकों अधिनियमों के लिए प्रयुक्त भाषा अंग्रेजी होगी। अब प्रश्न है 78। भरत द्वारा निर्दिष्ट सात्विक भावों का इनमें से कौन सा समूह सही है? स्वेद, रति, वेपथु, वैवर्ण्य, प्रलय। तो इसमें जो सही है वो है सी, वेपथु, वैवर्ण्य, अश्रु, रोमांच, स्तंभ। भरत मुनि के अनुसार सात्विक भावों की संख्या 8 है। ये भाव है स्तंभ, स्वेद, रोमांच, स्वरभंग, वेपथु, वैवर्ण्य, अश्रु और प्रलय। ये भाव शरीर में होने वाली अनैच्छिक प्रक्रियाएं हैं जो भावनाओं की तीव्रता को दर्शाती हैं। अब देख लेते हैं प्रश्न 79 को। निम्नलिखित उपन्यासों को उनसे संबंध पात्रों के साथ सुमेलित कीजिए। यहाँ पर सूची 1 है और यहाँ पर पात्र दिए गए हैं सूची 2 में। तो चलिए देख लेते हैं। जो तमस है इसका जो पात्र है वो है रिचर्ड्स। राग दरबारी का जो पात्र है वो है रंगनाथ। महाभोज का जो पात्र है वो है सकुल बाबू और झूठा सच का जो पात्र है वो है तारा। तो इस तरह से जो ऑप्शन ठीक है वो है सी। यहाँ पर उपन्यास है, उपन्यासकार हैं और यहाँ पर उनके पात्र दिए गए हैं। तो तमस 1973 भीष्म साहनी का उपन्यास है और इसके पात्र हैं, पुरुष पात्र है रिचर्ड्स, मिठू, मुराद अली, हरनाम सिंह, एहसान अली, अल्लार खां, बख्शी, मेहता, शेर खान, देवदत्त, कश्मीरी लाल, लक्ष्मी नारायण, रघुनाथ, शहनवाज, हरबंस सिंह, किशन सिंह, करीम खान, रमजान और स्त्री पद है लीजा, बंतो, प्रकाशो, राजो। अब देख लेते हैं राग दरबारी को। राग दरबारी जो उपन्यास है 1968 में है, श्रीलाल शुक्ल का। पुरुष पात्र है रंगनाथ, वैद्य जी, रूपन बाबू, बद्री अग्रवाल, छोटा पहलवान, प्रिंसिपल, जोगनाथ, सनीचर। स्त्री पात्र है बेला, एकमात्र नारी पात्र है इसमें बेला। अब देख लेते हैं महाभोज को। महाभोज जो है 1979 का उपन्यास है, मन्नू भंडारी का। पुरुष पात्र है सकुल बाबू, दा साहब, अप्पा साहब, पांडे जी, लखन, सक्सेना, सिन्हा, दत्ता बाबू, भवानी, नरोत्तम, महेश, रत्ती, मोहन सिंह, बीशू, हीरा, बिंदा, जोरावर, काशी, थानेदार, लठैत, जोगेश्वर साहू। स्त्री पात्र है रुकमा, श्रीमती सिन्हा, जमुना बहन। अब देख लेते हैं झूठे सच को। झूठा सच जो है वो 1958 से 1960, क्योंकि झूठे सच के
तीन तीन भाग हैं इसके। यशपाल का है। स्त्री पात्र है तारा, कनक, उर्मिला। पुरुष पात्र है डॉक्टर नाथ, असद, सोमराज, गिल, नरोत्तम, जयदेवपुरी, सूद जी। शेखर एक जीवनी अज्ञे का है। पुरुष पात्र है शेखर, रामजी, मुसीन, बाबा, मदन सिंह। स्त्री पात्र है शशि, सरस्वती, शारदा, शीला, अत्ती, मनिका, विद्यापति। अब देख लेते हैं प्रश्न 80 को। जमीन पक रही है किसका कविता संग्रह है? नागार्जुन का, नरेश मेहता का, केदारनाथ अग्रवाल का, केदारनाथ सिंह का। तो जमीन पक रही है जो है वो है केदारनाथ सिंह का। केदारनाथ सिंह अभी बिल्कुल अभी इनके कविता संग्रह है। अभी बिल्कुल अभी जमीन पक रही है। यहाँ से देखो अकाल में सारस, उत्तर कबीर और अन्य कविताएं, बाघ, लंबी कविता, टोल्स्टॉय और साइकिल। नरेश मेहता और इनके कहानी संग्रह है, काव्य संग्रह, कविता संग्रह। नरेश मेहता है और इनके कविता संग्रह है वन पाखी सुनो, बोलने दो चीड़ को, पिछले दिनों, नंगे पैरों, मेरा समर्पित एकांत उत्सव, तुम मेरी मौन हो, अरण्य, संशय की एक रात, प्रवाद पर्व, प्रार्थना पुरुष। और अब देख लेते हैं केदारनाथ अग्रवाल को। युग केदारनाथ अग्रवाल को युग की गंगा, नींद के बादल, लोक और आलोक, फूल नहीं रंग बोलते हैं, आग का आईना, गुल मेहंदी, पंख और पतवार, बंबई का रक्त स्नान, कहे मेरी तुम, कहे केदार खरी खरी, जमुन जल तुम, बोल बोल अबोल, जो शिलाएं तोड़ते हैं, आत्मगंध, अनिहारी हरियाली, खुली आंखें खुली डालें, पुष्प दीप, बसंत में हुई पृथ्वी प्रसन्न। नागार्जुन युगधारा, सतरंगे पंखों वाली, प्यासी पथराई आंखें, भस्मांकुर, तालाब की मछलियां, खिचड़ी, विप्लव देखो हमने, हजार हजार बाहों वाली, पुरानी जूतियों का कोरस। अब देख लेते हैं प्रश्न 81 को। किस आचार्य ने शक्ति, लोग, व्यवहारादि से प्राप्त निपुणता तथा काव्यांगों की शिक्षा प्राप्त कर किया गया अभ्यास को काव्य का हेतु माना है? अभिनव गुप्त ने, विश्वनाथ ने, राजशेखर ने, मम्मट ने। तो किसने माना है? मम्मट ने। आचार्य मम्मट ने शक्ति, निपुणता तथा अभ्यास को संयुक्त रूप से हेतु स्वीकार किया है। शक्ति, निपुणता, लोक शास्त्र, काव्याद्वेक्षणात्, काव्याज्ञ, शिक्षाभ्यास इति हेतुस्तभवे। देख लेते हैं 82 को। निम्नलिखित में से गीति नाट्य है? अग्निलीक, उन्मुक्त, नेपथ्य राग है ये, त्रिशंकु। तो इसमें जो सही है वो है ए और बी। ए और बी जो है वो गीति नाट्य हैं। अब इनकी व्याख्या हम देख लेते हैं। यहाँ पर गीति नाट्य है, यहाँ पर लेखक है अग्निलेख भारत भूषण अग्रवाल, उन्मुक्त सियाराम शरण गुप्त, और नाटक और नाटककार यहाँ दिए गए हैं। नेपथ्य राग जो है वो नाटक है मीराकांत का। त्रिशंकु ब्रजमोहन का नाटक है। ध्यान रहे त्रिशंकु कथा संग्रह जो है वो मन्नू भंडारी का है। त्रिशंकु नाटक ब्रजमोहन सिंह का है। त्रिशंकु निबंध अज्ञे का है। जो निबंध है त्रिशंकु वो अज्ञे, नाटक है जो त्रिशंकु वो ब्रजमोहन का, और कथा संग्रह है मन्नू भंडारी का। अब देख लेते हैं 83 को। प्लेटो के अनुसार एक समर्थ कवि काव्य रचना किस प्रकार करता है? किसी सचेष्ट कलात्मक प्रेरणा की अपेक्षा देवी शक्ति से प्रेरित और अभिभूत होकर, सचेष्ट कलात्मक प्रेरणा और देवी शक्ति से अभिभूत होकर, देवी शक्ति की भूमिका से निरपेक्ष कलात्मक प्रेरणा द्वारा, अपने वैज्ञानिक ज्ञान के सम्यक प्रयोग द्वारा। तो जो इसमें सही है वो है ए, किसी सचेष्ट कलात्मक प्रेरणा की अपेक्षा देवी शक्ति से प्रेरित और अभिभूत होकर।
प्लेटो सुकरात का शिष्य था। प्लेटो ने अपने इयोन नामक संवाद में काव्य सृजन प्रक्रिया या काव्य हेतु की चर्चा की है। इसने ईश्वरीय उन्माद को काव्य हेतु स्वीकार किया है। प्लेटो के अनुसार कवि काव्य सृजन देवी शक्तियों से प्रेरित होकर करता है। काव्य देवी को प्लेटो ने म्यूजेज की संख्या दी है। अब देख लेते हैं 84 को। धर्मवीर भारती के संदर्भ में क्या सही नहीं है? वे व्यक्ति स्वातंत्र्य के विरोधी कवि हैं। वे व्यक्ति स्वातंत्र्य के पक्षधर कवि हैं। वे किशोर भावुकता के लेखक हैं। वे मिथकीय संदर्भों पर आधारित कविता लिखने वाले कवि हैं। तो जो इसमें सही है वो है ए, वे व्यक्ति स्वातंत्र्य के विरोधी कवि हैं। विकल्प ए को छोड़कर अन्य तीनों कथन सत्य हैं। ये जो 3 है ये सही है और इसमें पूछा था कि नहीं है, तो ये नहीं है। अब देख लेते हैं 85 को। सिद्ध हेमचंद्र शब्दानुशासन किस तरह का ग्रंथ है? व्याकरण संबंधी, ज्योतिष संबंधी, साहित्यिक या धार्मिक? यह व्याकरण संबंधी ग्रंथ है। सिद्ध हेमचंद्र शब्दानुशासन यह हेमचंद्र का व्याकरण संबंधी ग्रंथ है। हेमचंद्र को प्राकृत का पाणिनि माना जाता है। हेमचंद्र गुजरात के सोलंकी राजा सिद्धराज जयसिंह और उनके भतीजे कुमारपाल सिंह के राजदरबारी कवि राजदरबार में रहते थे। अब देख लेते हैं 86 को। निम्नलिखित में से किस कहानी में नौकरी के सिलसिले में बाहर रहने के कारण गजाधर बाबू की लंबी अनुपस्थिति उन्हें परिवार के ढांचे से बाहर कर देती है? चीफ की दावत, वापसी, दोपहर का भोजन, बूढ़ी काकी? तो जो इसका सही आंसर है वो है वापसी। नीचे कुछ कहानी दी गई है, कहानीकार और उन कहानियों का वर्णन विषय दिया गया है। तो जो वापसी है वो 1960 की रचना है, उषा प्रेमवदा की। वापसी कहानी में परंपरा और आधुनिकता का द्वंद्व है। इसमें गजाधर बाबू की लंबी अनुपस्थिति उन्हीं के परिवार ढांचे से बाहर कर देती है। चीफ की दावत 1957 भीष्म साहनी की कहानी है। यह एक ऐसी कहानी है जिसमें मां का बलिदान अपने अधिकारी बेटे को फर्ज लगता है। बूढ़ी विधवा मां बेटे सामनाथ के लिए बोझ बन चुकी है। बूढ़ी विधवा मां बेटे सामनाथ के लिए बोझ बन चुकी है। दोपहर का भोजन अमरकांत। ये कहानी गरीबी से जूझ रहे एक निम्न मध्यवर्गीय परिवार की कहानी है। अब देख लेते हैं बूढ़ी काकी को। बूढ़ी काकी 1920 प्रेमचंद की कहानी है। बूढ़ी काकी के माध्यम से समाज परिवार की उस समस्या को उठाया है जहां वृद्धजनों से उनकी जायदाद संपत्ति लेने के बाद उनकी उपेक्षा होने लगती है। अब देख लेते हैं 87 को। अफ्रीका में रंग भेद और उपनिवेशवादियों की स्थानीय और भारतीय मूल के निवासियों के प्रति घृणा और क्रूरता का मार्मिक चित्रण उपन्यास में किया गया है। पहला गिरमिटिया, जुगलबंदी, परिशिष्ट, तीसरी सत्ता। तो यह किया गया है पहला गिरमिटिया में। पहला गिरमिटिया 1999 गांधी जी के दक्षिण अफ्रीका के जीवन संघर्ष पर आधारित उपन्यास है। जुगलबंदी 1973 अंग्रेजी सत्ता का अंत और कांग्रेस के रूप में नई सत्ता सामंती मानसिकता के बदलाव एवं परस्पर विरोधी मानसिकता की जुगलबंदी का चित्रण है। परिशिष्ट 1984 तकनीकी शिक्षण संस्थानों में हरिजन विरोधी वातावरण से दलित छात्रों की त्रासद स्थिति का चित्रण है। तीसरी सत्ता 1982 आधुनिक नारी के दाम्पत्य संबंध में उत्पन्न जटिलताओं एवं स्वावलंबन के बाद भी सामाजिक नैतिक रूढ़ियों से स्त्री मुक्त नहीं है। गिरिराज किशोर के उपन्यासकार, नाटककार, आलोचक भी थे। गिरिराज किशोर ये उपन्यासकार, नाटककार और आलोचक भी थे। गिरिराज किशोर के उपन्यास लोग, चिड़ियाघर यात्राएं, जुगलबंदी 2, इंद्र सुने, दावेदार, यथा प्रस्तावित, तीसरी सत्ता, परिशिष्ट, ए सलाह,
अंतर्ध्वस, ढाई घर, यातना घर, पहला गिरमिटिया, एक आग दरिया है। अब देख लेते हैं 88 को। अस्मिता मूलक विमर्श को किस साहित्यिक पत्रिका ने सर्वाधिक संवर्धित किया? वर्तमान साहित्य, वागार्थ, हंस, दस्तावेज। तो इसका जो सही है वो है हंस। अस्मिता मूलक विमर्श को कथा मासिक साहित्यिक पत्रिका हंस ने संवर्धित किया, जो दिल्ली के आर प्रकाशन से सन 1986 से 2013 तक प्रसिद्ध कथाकार राजेंद्र यादव के संपादन में निकलती रही। हालांकि हंस के संस्थापक संपादक मुंशी प्रेमचंद थे, जिन्होंने कई वर्षों तक इसका संपादन किया था। अब देख लेते हैं 89 को। जेहि पंखी के नियर होई, कहे बिरह की बात, सोई पंखी जाई जरी तरीवर हो ही निपात। ऊहात्मकता के अतिरिक्त उक्त पंक्तियों में उक्त भाव की क्या विशेषता है? इसमें प्रेम की विलक्षणता है, कवि वेदना के स्वरूप विश्लेषण में नहीं, ताप की मात्रा नापने में प्रवृत्त है, इसमें विरह पात के वेदनात्मक स्वरूप की अत्यंत विशद व्यंजना की गई है, इसमें संतरास युक्त श्रृंगार के कारण स्वाभाविक प्रेम की व्यंजना नहीं हुई है। तो जो इसमें सही है वो है सी, इसमें विरह पात के वेदनात्मक स्वरूप की अत्यंत विशद व्यंजना की गई है। उपयुक्त पंक्तियां जायसी द्वारा रचित पद्मावती के नागमती वियोग खंड से संबंधित हैं। इस पंक्ति में विरह पात के वेदनात्मक स्वरूप की अत्यंत विशद व्यंजना की गई है। अब देख लेते हैं प्रश्न 90 को। यह जो प्रश्न है स्थापना वाला है, स्थापना है आधुनिकता एक अनवरत और अंतहीन प्रक्रिया है। तर्क है क्योंकि प्रत्येक परिवर्तन नए संशयों, सिद्धांतों और संभावनाओं को जन्म देता है। तो इसमें जो है ए दोनों ही सही हैं, ए और आर दोनों सही है। अब आगे जो प्रश्न है वो तो है अनुच्छेद वाले प्रश्न हैं कि हमें उसको पढ़ना है और उसमें से ही हमें आंसर देने हैं। तो उन्हीं के आधार पर हमें आंसर देने हैं। देखिए, इन्हीं के आधार पर हमें देने हैं। तो यह जो प्रश्न पत्र है हमारा, यह कंप्लीट हो चुका है और अब अगले वीडियो में हम अगला प्रश्न पत्र देखेंगे। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।